नमस्ते दोस्तों। हमारी चैनल डर की दास्तां में आपका स्वागत है। दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक साधारण सी स्कूल कैंपिंग ट्रिप तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है? हम तो बस एडवेंचर के लिए गए थे, हंसी मजाक, बोनफायर और दोस्तों के साथ यादें बनाने। लेकिन हमें नहीं पता था कि उस जंगल की खामोशी में कोई हमारा इंतजार कर रहा है। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर भी हम मानना नहीं चाहते। कुछ साए ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंधेरे में नहीं, हमारे साथ लौट आते हैं। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक ट्रिप की कहानी नहीं है। ये उस रात की दास्तां है जब हमने डर को अपनी आंखों से देखा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि शुरू होने जा रही है एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हें भी अंधेरे से सवाल करने पर मजबूर कर दे। स्वागत है तुम्हारा मेरी चैनल डर की दास्तां में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे। लाइट धीमी कर लो और कहानी शुरू करते हैं। हमारे स्कूल में हर साल की तरह इस बार भी कैंपिंग ट्रिप का ऐलान हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जगह का नाम सुनकर ही मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। हमें शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक पुराने जंगल क्षेत्र में 3 दिन के लिए ले जाया जाना था। मैंने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब क्लास टीचर ने गंभीर आवाज में कहा कि सभी को पेरेंट्स की परमिशन स्लिप जमा करनी होगी, तब यकीन हुआ कि बात सच है। मुझे एडवेंचर पसंद है बचपन से ही, लेकिन उस जंगल का नाम सुनते ही दिमाग में जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मेरे दोस्त रवि और समीर बहुत खुश थे। वे तो बस ट्रिप, मस्ती, बोनफायर और रात भर जागने के सपने देख रहे थे। मैं भी बाहर से मुस्कुरा रहा था, पर अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ट्रिप वाले दिन सुबह 5 बजे हम स्कूल पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी, बस सामने खड़ी थी। बाकी बच्चे हंसी मजाक में लगे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले 3 दिन हमारी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। बस चल पड़ी। धीरे धीरे रास्ता सुनसान होने लगा। मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ दिखाई देने लगे। करीब 2.5 घंटे बाद हम उस जगह पहुंचे। जंगल सच में बहुत घना था। सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। दूर पहाड़ियों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। कैंपिंग के लिए खुला मैदान चुना गया था, जहां पहले से कुछ टेंट लगे हुए थे। हम सब ने अपना अपना सामान रखा और टीचर्स ने नियम समझाए। शाम 7 बजे के बाद कोई भी अकेला बाहर नहीं जाएगा। जंगल के अंदर ज्यादा दूर नहीं जाना, और सबसे जरूरी, रात में अगर कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो टेंट से बाहर मत निकलना। सब हंस पड़े, लेकिन मुझे उनकी आखिरी बात मजाक नहीं लगी। दोपहर तक सब ठीक था। हमने ट्रैकिंग की, फोटो खिंचवाए, नदी के पास बैठे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन शाम होते होते माहौल बदलने लगा। जंगल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। पक्षियों की आवाजें भी कम हो गई, हवा भी जैसे थम गई हो। रात को बोनफायर हुआ, सब गाने गा रहे थे। मैं भी बैठा था, लेकिन बार बार महसूस हो रहा था कि कोई हमें दूर से देख रहा है। मैंने कई बार अंधेरे में झांक कर देखा। पेड़ों के बीच कुछ हलचल सी दिखाई देती, लेकिन जब ध्यान से देखता तो कुछ नहीं होता। रात 10 बजे हम अपने टेंट में लौट गए। मैं, रवि और समीर एक ही टेंट में थे। हम बातें कर रहे थे कि अचानक दूर से एक चीख सुनाई दी, तीखी, लंबी और इंसानी जैसी। हम तीनों एकदम चुप हो गए। ये क्या था? समीर ने फुसफुसा कर पूछा। रवि बोला, शायद कोई जानवर होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आवाज जानवर जैसी नहीं थी। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी पास से। हमने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस रात नींद किसी को नहीं आई, और मुझे पहली बार लगा शायद हमें यहां नहीं आना चाहिए था। उस चीख के बाद हम तीनों टेंट के अंदर बिल्कुल चुप पड़े रहे। बाहर से हवा की हल्की हल्की सरसराहट आ रही थी, लेकिन उसके बीच एक अजीब सी घुटन भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोककर कुछ इंतजार कर रहा हो। रवि ने धीरे से मोबाइल निकाला। नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। उसने समय देखा, रात के 12 बज चुके थे। सो जाते हैं, शायद हमारा वहम हो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। मैं आंखें बंद कर लेता, लेकिन हर बार वही चीख कानों में गूंजने लगती। कुछ मिनट बीते ही होंगे कि अचानक हमारे टेंट के पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आई। खर खर खर। कदम बहुत धीरे थे, जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। समीर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हम तीनों की नजरें टेंट की पतली कपड़े वाली दीवार पर टिक गईं। फिर अचानक टेंट की बाहरी साइड पर किसी का साया दिखाई दिया, स्पष्ट, इंसानी आकार का। हम तीनों जम गए। साया कुछ सेकंड वहीं रुका रहा,
फिर धीरे धीरे टेंट के चारों ओर घूमने लगा। उसकी चाल बिल्कुल असामान्य थी, जैसे पैर जमीन पर ठीक से टिक नहीं रहे हों। मेरे दिमाग में टीचर की बात गूंजने लगी, अगर कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। लेकिन ये सिर्फ आवाज नहीं थी, कोई हमारे टेंट के बाहर था। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च ऑन की और टेंट की दीवार की तरफ रोशनी डाली। साया तुरंत गायब हो गया। बाहर फिर से सन्नाटा। हमने कुछ मिनट इंतजार किया, कोई आवाज नहीं। शायद कोई सीनियर मजाक कर रहा है, समीर ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक हमारे टेंट का जिप बहुत धीरे धीरे हिलने लगा। किसी ने बाहर से उसे छूकर खींचने की कोशिश की। अब मेरे शरीर का हर रोम खड़ा हो चुका था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा बाहर तक सुनाई दे रहा होगा। रवि ने धीरे से फुसफुसाया, अगर ये कोई मजाक है तो अभी बंद कर दे। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। जिप फिर से हिली, इस बार थोड़ा जोर से। मैंने तय कर लिया, अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो हम तीनों मिलकर पकड़ लेंगे। लेकिन अगले ही पल सब कुछ अचानक शांत हो गया, पूरी तरह। इतना सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। करीब 5 मिनट बाद हमने धीरे से बाहर झांकने का फैसला किया। रवि ने जिप थोड़ा सा खोला और टॉर्च बाहर घुमाई। कोई नहीं था। आसपास के बाकी टेंट भी शांत थे, कहीं कोई हलचल नहीं। देखा, कुछ नहीं था, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी कंपकपी थी। हमने जिप बंद की और किसी तरह लेट गए। शायद थकान ज्यादा थी, कब नींद आई पता नहीं, लेकिन सुबह जो हुआ उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। जब हम टेंट से बाहर निकले तो चारों ओर बच्चे और टीचर इकट्ठा थे। माहौल में घबराहट थी। हमने पास जाकर देखा तो हमारे टेंट के पीछे मिट्टी में गहरे पैरों के निशान थे। लेकिन वो निशान सामान्य नहीं थे, वे इंसानी पैरों जैसे थे, पर उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और एड़ी का निशान लगभग नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिर्फ पंजों के बल चल रहा हो। और सबसे डरावनी बात ये, वो निशान सिर्फ हमारे टेंट के चारों ओर थे, बाकी किसी टेंट के पास नहीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। टीचर कह रहे थे कि शायद कोई जंगली आदमी या शिकारी इधर भटक आया होगा, लेकिन उनकी आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक और बात पता चली। हमारी क्लास का एक लड़का, अमित, सुबह से गायब था। उसका टेंट खाली मिला था और उसके टेंट के बाहर भी वैसे ही पैरों के निशान थे। अब ये मजाक नहीं था, अब ये डर हकीकत बन चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा। सूरज निकल चुका था, लेकिन उस जंगल में रोशनी के बावजूद अंधेरा महसूस हो रहा था। और मुझे पहली बार सच में एहसास हुआ, कल रात जो हमारे टेंट के बाहर था वो इंसान नहीं था। अमित के गायब होने की खबर सुनते ही पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। कुछ बच्चे रोने लगे, कुछ घबराकर अपने अपने बैग पैक करने लगे। टीचर्स हमें शांत रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं, रवि और समीर एक दूसरे को बस देख रहे थे। हमारे दिमाग में वही रात वाला साया घूम रहा था। हमें सब सच बता देना चाहिए, समीर ने धीमे से कहा। मैंने सिर हिलाया। हम तीनों ने जाकर सर को बताया कि रात में हमारे टेंट के बाहर कोई था, साया दिखा था और जिप भी हिली थी। सर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम लोग डर गए हो, ऐसी जगहों पर जानवर आते रहते हैं। सर, वो इंसानी साया था, मैंने कहा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। खोज शुरू हुई। 4 टीचर्स और 2 स्थानीय गाइड जंगल की तरफ गए। हमें खुले मैदान में ही रुकने को कहा गया। करीब 1 घंटे बाद गाइड लौटे, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि जंगल के अंदर नदी की दिशा में कुछ दूरी पर अमित का बैग मिला है, लेकिन अमित नहीं मिला। उसके बैग पर मिट्टी लगी थी और वही अजीब पैरों के निशान आसपास दिखाई दे रहे थे। अब ये साफ था, कुछ तो गलत है। हमारा कैंप उसी दिन खत्म करने का फैसला लिया गया। बस को तुरंत बुलाया गया, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। बस का ड्राइवर कह रहा था कि जंगल के रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, रास्ता बंद है, उसे हटाने में कई घंटे लग सकते हैं। मतलब हमें एक और रात वहीं रुकना था। ये सुनकर मेरे पेट में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। दोपहर तक माहौल भारी हो चुका था, कोई हंस नहीं रहा था, सब चुप थे। मैं बार बार उस जगह की तरफ देख रहा था जहां रात को साया दिखा था। दिन में सब सामान्य लग रहा था, पर अंदर कुछ कह रहा था कि वो चीज अभी भी यहीं कहीं है। शाम ढलने लगी। टीचर्स ने तय किया कि इस बार सभी बच्चे एक बड़े टेंट में साथ सोएंगे, ताकि कोई अकेला न रहे। रात होते होते हवा तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद कोई अजीब भाषा में बात कर रहा हो। हम सब एक बड़े टेंट में बैठे थे। बीच में एक लालटेन जल रही थी। अचानक बाहर से फिर वही आवाज आई। इस बार साफ, लंबी
और दर्द से भरी। कुछ बच्चे रो पड़े। मैंने महसूस किया कि वो आवाज़ पास आ रही है। धीरे धीरे फिर टेंट के बाहर कदमों की आवाज़ शुरू हुई। खर खर खर। इस बार सिर्फ हमारे टेंट के पास नहीं, चारों तरफ, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने टेंट की पतली दीवार के पार देखने की कोशिश की और फिर जो देखा उसने मेरे शरीर का खून जमा दिया। टेंट की दीवार पर एक नहीं, कई साए थे, कम से कम 3। उनके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और सिर थोड़ा झुका हुआ। वे एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। एक साया धीरे धीरे टेंट के ऊपर चढ़ने लगा। टेंट की छत नीचे की तरफ दबने लगी। बच्चों की चीख निकल गई। टीचर ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन उनकी खुद की आवाज कांप रही थी। अचानक टेंट का एक कोना तेजी से हिला, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। लालटेन गिरते गिरते बची। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद आज हम में से कोई भी सुबह नहीं देख पाएगा। तभी अचानक बाहर से एक अलग आवाज आई, जैसे किसी ने तेज सीटी बजाई हो, और उसी पल सारे साए एकदम से गायब हो गए। कदमों की आवाज बंद। जंगल फिर से शांत। हम सब जमे हुए बैठे रहे। करीब 10 मिनट बाद बाहर से किसी आदमी की आवाज आई, डरो मत, बाहर आओ। टीचर ने हिम्मत करके जिप खोली। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी। वो स्थानीय लग रहा था। उसने गंभीर नजरों से जंगल की तरफ देखा और कहा, तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो। ये जंगल रात में जागता है। मेरी रूह कांप गई और मुझे एहसास हुआ, अमित शायद वापस नहीं आएगा। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। हम सब उस बूढ़े आदमी को घेर कर खड़े थे। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। चेहरे पर झुर्रियां गहरी थीं, लेकिन नजरें बेहद तेज। टीचर ने उससे पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं यहीं पास के गांव से हूं। तुम लोग जिस जगह कैंप लगाए बैठे हो, वो जगह ठीक नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ठीक नहीं मतलब? मैंने खुद से ज्यादा हिम्मत दिखाते हुए पूछ लिया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अजीब सी पहचान झलकी, जैसे वो जानता हो कि मैंने कुछ देखा है। कल रात जिसने तुम्हारे टेंट के बाहर घूमकर देखा, वो जानवर नहीं था, उसने धीमी आवाज में कहा। टेंट के अंदर बैठे बच्चे फिर से सहम गए। तो फिर क्या था? रवि की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा आदमी जंगल की तरफ देखने लगा। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। सालों पहले यहां एक पुराना आश्रम था। कहते हैं वहां कुछ तांत्रिक साधना होती थी, लेकिन एक रात सब लोग अचानक गायब हो गए। उसके बाद से ये जंगल शांत नहीं रहा। मेरा गला सूखता हुआ महसूस हुआ। लोग कहते हैं जो यहां रात में रुकता है, उसे जंगल अपने पास रोक लेता है। अमित का चेहरा मेरे दिमाग में घूम गया। टीचर ने बात काटी, ये सब अंधविश्वास है, हमें बस रास्ता साफ होने का इंतजार करना है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट सुकून देने वाली नहीं थी। रास्ता सुबह तक साफ हो जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग यहां रात भर रुके तो शायद सब वापस नहीं जा पाओगे। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया। टीचर्स ने फैसला किया कि पूरी रात जागकर पहरा दिया जाएगा, कोई नहीं सोएगा। हम सब बड़े टेंट में बैठे रहे। बाहर बूढ़ा आदमी भी आग जलाकर बैठ गया। रात के करीब 1 बजे फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। और फिर जंगल के अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी, हरी सी चमक, जैसे पेड़ों के बीच कोई आग जल रही हो। बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने जोर से कहा, कोई बाहर मत आना। लेकिन तभी हमारे टेंट के पीछे से किसी की आवाज आई, बचाओ। वो अमित की आवाज थी। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। रवि खड़ा हो गया। वो अमित है, वो जिंदा है। टीचर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं और रवि बाहर भाग गए। समीर भी पीछे पीछे आ गया। जंगल के अंदर से फिर आवाज आई, यहां मदद करो। हम टॉर्च लेकर उस दिशा में दौड़े। पीछे से बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था, मत जाओ, वो तुम्हें बुला रहा है। लेकिन हम नहीं रुके। करीब 200 मीटर अंदर जाकर हमें वो जगह दिखी जहां से हरी रोशनी आ रही थी। वहां जमीन पर गोल निशान बने हुए थे, जैसे कोई पुराना यज्ञ कुंड रहा हो। बीच में धुआं उठ रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित नहीं, सिर्फ हवा में वही अजीब सी गंध, सड़ी हुई मिट्टी जैसी। अचानक हमारे पीछे सूखी टहनियां टूटी। हमने पलट कर देखा। 3 साए पेड़ों के बीच खड़े थे। वही लंबे हाथ, झुका हुआ सिर, और इस बार उनकी आंखें हल्की हरी चमक रही थीं। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई।
रवि धीरे से बोला, ये इंसान नहीं है। वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल जमीन से पूरी तरह छूती नहीं थी, जैसे वे हल्के हल्के तैर रहे हों। मेरे पैर सुन्न हो गए थे, भागने की ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। तभी पीछे से तेज आवाज आई। बूढ़ा आदमी मंत्र जैसा कुछ बोलता हुआ हमारी तरफ दौड़ा आया। उसने जमीन पर कुछ फेंका, राख जैसी कोई चीज। जैसे ही वो राख हवा में फैली, वो तीनों साए चीख उठे, एक भयानक कान फाड़ देने वाली चीख, और अगले पल वे धुएं की तरह गायब हो गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांस तेज चल रही थी। बूढ़ा आदमी हमारे पास आकर बोला, मैंने कहा था वो आवाज असली नहीं थी, वो तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहे थे। अमित कहाँ है? मेरी आवाज टूट रही थी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर वो उन्हें मिल गया है तो अब उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन उसी समय दूर जंगल के अंदर से फिर आवाज आई, इस बार साफ, मैं यहां हूं। और ये आवाज सच में अमित की लग रही थी। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर उसे वापस लाना है तो आज रात खत्म होने से पहले हमें उस पुराने आश्रम तक जाना होगा। मेरी धड़कन फिर तेज हो गई। मतलब असली सफर अब शुरू होने वाला था, और मैं जानता था अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। बूढ़े आदमी ने हमें कैंप की तरफ वापस चलने का इशारा किया। मेरे पैरों में अब भी कंपन थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अमित जिंदा हो सकता है। हम वापस खुले मैदान में पहुंचे तो टीचर्स और बाकी बच्चे घबराए हुए खड़े थे। हमें देखकर सब ने राहत की सांस ली, लेकिन हमारे चेहरों पर जो डर था उसने उन्हें और बेचैन कर दिया। बूढ़े आदमी ने सबको साफ शब्दों में कहा, अगर उस लड़के को वापस लाना है तो अभी जाना होगा। सूरज निकलने के बाद रास्ता बंद हो जाएगा। कौन सा रास्ता? सर ने पूछा। पुराने आश्रम का, उसने जवाब दिया। ये सुनते ही हवा जैसे और भारी हो गई। टीचर्स पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन जब जंगल के अंदर से फिर हल्की सी आवाज आई, मदद, तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। फैसला हुआ कि सिर्फ कुछ लोग ही जाएंगे। 2 टीचर, मैं, रवि, समीर और वो बूढ़ा आदमी। बाकी बच्चों को बड़े टेंट में साथ रहने को कहा गया। मैंने टॉर्च कसकर पकड़ ली। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। हम जंगल के अंदर बढ़ने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था। टॉर्च की रोशनी बस कुछ कदम आगे तक ही दिखा पा रही थी। पेड़ों की टहनियां हमारे कपड़ों से टकरा रही थीं। जमीन गीली थी और हर कदम के साथ लगता था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। करीब 15 मिनट चलने के बाद बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। यहीं से शुरू होता है उनका इलाका, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने आसपास देखा। पेड़ों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से छील दिया हो। हवा में वही सड़ी हुई गंध फिर फैलने लगी। अचानक मेरी टॉर्च कुछ पर पड़ी। जमीन पर वही लंबे पंजों जैसे निशान, ताजा, मतलब वे पास ही थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। हम आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच एक टूटी हुई पत्थर की दीवार दिखाई दी। उसके पीछे कुछ खंडहर जैसे ढांचे नजर आ रहे थे। आश्रम, बूढ़ा आदमी बुदबुदाया। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंड उतर गई। वो जगह सच में अलग लग रही थी, जैसे समय वहां रुक गया हो। दीवारों पर काई जमी थी। कुछ जगहों पर पुराने मंत्र जैसे चिन्ह खुदे हुए थे। बीच में एक बड़ा गोल चबूतरा था, बिल्कुल वैसा जैसा हमने पहले देखा था, और उसके आसपास जमीन पर गहरे काले निशान थे। अचानक फिर वही आवाज आई, यहां, इस बार बिल्कुल पास से। मैंने टॉर्च घुमाई। चबूतरे के पीछे कोई आकृति झुकी हुई बैठी थी। अमित, रवि चिल्लाया और आगे बढ़ा, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे, उसने कहा। मैंने ध्यान से देखा। वो सच में अमित जैसा लग रहा था। वही कपड़े, वही कद। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगा, और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, मेरा खून जम गया। चेहरा अमित का था, लेकिन आंखें नहीं। उसकी आंखों में वही हरी चमक थी, और होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान। तुम आ गए, उसने फुसफुसाया। मेरे पैर पीछे हट गए। ये अमित नहीं है, बूढ़े आदमी ने धीमे से कहा। अचानक वो आकृति झटके से खड़ी हो गई। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे हड्डियां ठीक से जुड़ी ना हो।
और अगले ही पल उसके पीछे 2 और साए उभर आए। वही लंबे हाथ, वही झुका हुआ सिर। हम घिर चुके थे। टीचर ने घबराकर कहा, अब क्या करें? बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारी और कुछ मंत्र बोलने लगा। साए धीरे धीरे हमारे करीब आने लगे। मैंने पहली बार अपने अंदर अजीब सी हिम्मत महसूस की। डर था, बहुत था, लेकिन अमित को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। अगर ये उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो असली अमित कहीं यहीं होगा, मैंने कहा। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार मुझे गंभीरता से लिया हो। अचानक चबूतरे के नीचे से हल्की सी आवाज आई, कमजोर लेकिन असली, मैं यहां हूं। मेरी धड़कन रुक सी गई। आवाज नीचे से आ रही थी, मतलब जो हमारे सामने खड़ा था वो सच में अमित नहीं था, वो बस एक जाल था। और असली अमित शायद इस चबूतरे के नीचे कहीं फंसा हुआ था। लेकिन उससे पहले कि हम कुछ कर पाते, वो नकली अमित अचानक चीख उठा। एक भयानक, असहनीय चीख, और पूरा आश्रम जैसे कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी, साए तेजी से हमारी तरफ झपटे। और मुझे समझ आ गया, अब या तो हम सब खत्म हो जाएंगे या आज रात इस जंगल का राज खत्म होगा। जैसे ही वो नकली अमित चीखा, पूरा आश्रम कांपने लगा। दीवारों की दरारों से धूल गिरने लगी। हवा अचानक भारी और गर्म हो गई, जैसे किसी बंद कमरे में आग सुलग रही हो। मेरे कानों में एक तीखी सी आवाज भर गई थी। 2 साए बिजली की रफ्तार से हमारी तरफ झपटे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर पत्थर से टकरा गया और मैं गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छूटकर लुढ़कती हुई टूटे खंभे पर जा ठहरी। बूढ़ा आदमी जोर जोर से मंत्र बोल रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन साए रुक नहीं रहे थे। एक साया सीधे मेरी तरफ बढ़ा। उसका हाथ, या जो भी वो था, असामान्य रूप से लंबा था, उंगलियां नुकीली और टेढ़ी। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। पत्थर उसके आर पार निकल गया, जैसे वो धुएं से बना हो। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। तभी रवि ने चिल्लाकर कहा, चबूतरे के नीचे अमित है, उसे निकालना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और घिसटते हुए चबूतरे की तरफ बढ़ा। चबूतरे के किनारे एक टूटी हुई दरार दिखी, जैसे नीचे कोई खोखली जगह हो। अंदर से फिर वही कमजोर आवाज आई, जल्दी। इस बार आवाज साफ थी, कांपती हुई, लेकिन असली। समीर और एक टीचर भी मेरी तरफ आ गए। हम तीनों ने मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश की। चबूतरा भारी था, लेकिन एक किनारा थोड़ा ढीला था। पीछे से अचानक तेज हवा का झोंका आया। मैंने पलटकर देखा, वो नकली अमित अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया था। उसकी आंखों की हरी चमक और तेज हो चुकी थी। वो उसे ले नहीं जा सकते, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। जब तक उसका शरीर यहां है, वे बंधे हुए हैं। मुझे उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ गया कि असली अमित को बाहर निकालना ही रास्ता है। हमने पूरी ताकत लगाई। पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा खिसक गया। नीचे अंधेरा था और बदबूदार हवा का झोंका ऊपर आया। मैंने टॉर्च उठाकर अंदर रोशनी डाली। नीचे एक संकरी जगह थी और वहां अमित पड़ा था, हाथ पैर रस्सी जैसी किसी बेल से बंधे हुए, चेहरा पीला, आंखें बंद। अमित, मैंने पुकारा। उसने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे अंदर अचानक अजीब सी ताकत आ गई। मैं नीचे कूद पड़ा। घुटने में हल्की चोट लगी, लेकिन परवाह नहीं की। ऊपर साए चीखने लगे। नकली अमित ने हाथ उठाया, जैसे मुझे रोकना चाहता हो। बूढ़ा आदमी मंत्र और तेज आवाज में पढ़ने लगा। मैंने बेल जैसी रस्सियों को खींचा। वे सख्त थीं, लेकिन जैसे ही मैंने पूरी ताकत लगाई, वे जलती हुई राख की तरह टूट गईं। अमित ने आंखें खोली। इस बार उनमें हरी चमक नहीं थी। तुम सच में आए, उसने फुसफुसाया। मैंने उसे कंधे पर उठाया। चल, घर चलेंगे, मैंने कहा, और खुद को भी भरोसा दिलाया। ऊपर चढ़ने ही वाला था कि नीचे की जमीन हिलने लगी। दीवारों से मिट्टी झरने लगी। ऊपर से रवि और समीर ने हाथ बढ़ाया। हम दोनों को खींचकर ऊपर निकाल लिया। जैसे ही अमित चबूतरे के ऊपर आया, नकली अमित ने ऐसी चीख मारी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे धुएं में बदल रहा हो। बाकी 2 साए भी पीछे हटने लगे। बूढ़े आदमी ने जमीन पर फिर वही राख फेंकी और जोर से चिल्लाया, अब खत्म। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल सब शांत, पूरी तरह। साए गायब, हरी चमक गायब। नकली अमित भी धुएं की तरह हवा में घुल गया। बस हम थे, टूटा हुआ आश्रम और गहरी खामोशी। मैंने चारों तरफ देखा। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन हवा में वो सड़ी हुई गंध नहीं थी। अमित मेरे पास बैठा था, कमजोर
लेकिन जिंदा। उन्होंने मुझे नीचे खींच लिया था। उसने धीमे से कहा, वो चाहते थे कि मैं उन्हें बाहर आने का रास्ता दूं। बूढ़ा आदमी थककर पत्थर पर बैठ गया। आज उनका बंधन टूट गया, उसने कहा। कई सालों से वो इसी जगह बंधे थे। किसी जीवित आत्मा की जरूरत थी उन्हें, लेकिन तुम लोगों ने खेल बिगाड़ दिया। मैंने लंबी सांस ली। पहली बार लगा कि हम सच में बच गए हैं। दूर आसमान हल्का सा नीला होने लगा था। सुबह होने वाली थी। हमने अमित को सहारा देकर वापस कैंप की तरफ चलना शुरू किया। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी उतर रही थी। कैंप पहुंचते ही बाकी बच्चों ने हमें देखकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। बस का रास्ता भी साफ हो चुका था। जब हम उस जगह से निकल रहे थे, मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं जानता था, उस रात जो हमने देखा वो कोई सपना नहीं था। हम बस में बैठे। अमित मेरे बगल में था, जिंदा, और मैं भी। लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या वे सच में हमेशा के लिए खत्म हो गए थे, या बस किसी और इंतजार में चले गए? बूढ़े आदमी ने हमें कैंप की तरफ वापस चलने का इशारा किया। मेरे पैरों में अब भी कंपन थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अमित जिंदा हो सकता है। हम वापस खुले मैदान में पहुंचे तो टीचर्स और बाकी बच्चे घबराए हुए खड़े थे। हमें देखकर सब ने राहत की सांस ली, लेकिन हमारे चेहरों पर जो डर था उसने उन्हें और बेचैन कर दिया। बूढ़े आदमी ने सबको साफ शब्दों में कहा, अगर उस लड़के को वापस लाना है तो अभी जाना होगा। सूरज निकलने के बाद रास्ता बंद हो जाएगा। कौन सा रास्ता? सर ने पूछा। पुराने आश्रम का, उसने जवाब दिया। ये सुनते ही हवा जैसे और भारी हो गई। टीचर्स पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन जब जंगल के अंदर से फिर हल्की सी आवाज आई, मदद, तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। फैसला हुआ कि सिर्फ कुछ लोग ही जाएंगे। 2 टीचर, मैं, रवि, समीर और वो बूढ़ा आदमी। बाकी बच्चों को बड़े टेंट में साथ रहने को कहा गया। मैंने टॉर्च कसकर पकड़ ली। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। हम जंगल के अंदर बढ़ने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था। टॉर्च की रोशनी बस कुछ कदम आगे तक ही दिखा पा रही थी। पेड़ों की टहनियां हमारे कपड़ों से टकरा रही थीं। जमीन गीली थी और हर कदम के साथ लगता था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। करीब 15 मिनट चलने के बाद बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। यहीं से शुरू होता है उनका इलाका, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने आसपास देखा। पेड़ों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से छील दिया हो। हवा में वही सड़ी हुई गंध फिर फैलने लगी। अचानक मेरी टॉर्च कुछ पर पड़ी। जमीन पर वही लंबे पंजों जैसे निशान, ताजा, मतलब वे पास ही थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। हम आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच एक टूटी हुई पत्थर की दीवार दिखाई दी। उसके पीछे कुछ खंडहर जैसे ढांचे नजर आ रहे थे। आश्रम, बूढ़ा आदमी बुदबुदाया। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंड उतर गई। वो जगह सच में अलग लग रही थी, जैसे समय वहां रुक गया हो। दीवारों पर काई जमी थी। कुछ जगहों पर पुराने मंत्र जैसे चिन्ह खुदे हुए थे। बीच में एक बड़ा गोल चबूतरा था, बिल्कुल वैसा जैसा हमने पहले देखा था, और उसके आसपास जमीन पर गहरे काले निशान थे। अचानक फिर वही आवाज आई, यहां, इस बार बिल्कुल पास से। मैंने टॉर्च घुमाई। चबूतरे के पीछे कोई आकृति झुकी हुई बैठी थी। अमित, रवि चिल्लाया और आगे बढ़ा, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे, उसने कहा। मैंने ध्यान से देखा। वो सच में अमित जैसा लग रहा था। वही कपड़े, वही कद। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगा, और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, मेरा खून जम गया। चेहरा अमित का था, लेकिन आंखें नहीं। उसकी आंखों में वही हरी चमक थी, और होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान। तुम आ गए, उसने फुसफुसाया। मेरे पैर पीछे हट गए। ये अमित नहीं है, बूढ़े आदमी ने धीमे से कहा। अचानक वो आकृति झटके से खड़ी हो गई। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे हड्डियां ठीक से जुड़ी ना हो। और अगले ही पल उसके पीछे 2 और साए उभर आए। वही लंबे हाथ, वही झुका हुआ सिर। हम घिर चुके थे। टीचर ने घबरा कर कहा, अब क्या करें? बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारी और कुछ मंत्र बोलने लगा। साए धीरे धीरे हमारे करीब आने लगे।
मैंने पहली बार अपने अंदर अजीब सी हिम्मत महसूस की। डर था, बहुत था, लेकिन अमित को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। अगर ये उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो असली अमित कहीं यहीं होगा, मैंने कहा। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार मुझे गंभीरता से लिया हो। अचानक चबूतरे के नीचे से हल्की सी आवाज आई, कमजोर लेकिन असली, मैं यहां हूं। मेरी धड़कन रुक सी गई। आवाज नीचे से आ रही थी, मतलब जो हमारे सामने खड़ा था वो सच में अमित नहीं था, वो बस एक जाल था। और असली अमित शायद इस चबूतरे के नीचे कहीं फंसा हुआ था। लेकिन उससे पहले कि हम कुछ कर पाते, वो नकली अमित अचानक चीख उठा। एक भयानक, असहनीय चीख, और पूरा आश्रम जैसे कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी, साए तेजी से हमारी तरफ झपटे। और मुझे समझ आ गया, अब या तो हम सब खत्म हो जाएंगे या आज रात इस जंगल का राज खत्म होगा। जैसे ही वो नकली अमित चीखा, पूरा आश्रम कांपने लगा। दीवारों की दरारों से धूल गिरने लगी। हवा अचानक भारी और गर्म हो गई, जैसे किसी बंद कमरे में आग सुलग रही हो। मेरे कानों में एक तीखी सी आवाज भर गई थी। 2 साए बिजली की रफ्तार से हमारी तरफ झपटे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर पत्थर से टकरा गया और मैं गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छूटकर लुढ़कती हुई टूटे खंभे पर जा ठहरी। बूढ़ा आदमी जोर जोर से मंत्र बोल रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन साए रुक नहीं रहे थे। एक साया सीधे मेरी तरफ बढ़ा। उसका हाथ, या जो भी वो था, असामान्य रूप से लंबा था, उंगलियां नुकीली और टेढ़ी। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। पत्थर उसके आर पार निकल गया, जैसे वो धुएं से बना हो। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। तभी रवि ने चिल्लाकर कहा, चबूतरे के नीचे अमित है, उसे निकालना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और घिसटते हुए चबूतरे की तरफ बढ़ा। चबूतरे के किनारे एक टूटी हुई दरार दिखी, जैसे नीचे कोई खोखली जगह हो। अंदर से फिर वही कमजोर आवाज आई, जल्दी। इस बार आवाज साफ थी, कांपती हुई, लेकिन असली। समीर और एक टीचर भी मेरी तरफ आ गए। हम तीनों ने मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश की। चबूतरा भारी था, लेकिन एक किनारा थोड़ा ढीला था। पीछे से अचानक तेज हवा का झोंका आया। मैंने पलटकर देखा, वो नकली अमित अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया था। उसकी आंखों की हरी चमक और तेज हो चुकी थी। वो उसे ले नहीं जा सकते, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। जब तक उसका शरीर यहां है, वे बंधे हुए हैं। मुझे उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ गया कि असली अमित को बाहर निकालना ही रास्ता है। हमने पूरी ताकत लगाई। पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा खिसक गया। नीचे अंधेरा था और बदबूदार हवा का झोंका ऊपर आया। मैंने टॉर्च उठाकर अंदर रोशनी डाली। नीचे एक संकरी जगह थी और वहां अमित पड़ा था, हाथ पैर रस्सी जैसी किसी बेल से बंधे हुए, चेहरा पीला, आंखें बंद। अमित, मैंने पुकारा। उसने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे अंदर अचानक अजीब सी ताकत आ गई। मैं नीचे कूद पड़ा। घुटने में हल्की चोट लगी, लेकिन परवाह नहीं की। ऊपर साए चीखने लगे। नकली अमित ने हाथ उठाया, जैसे मुझे रोकना चाहता हो। बूढ़ा आदमी मंत्र और तेज आवाज में पढ़ने लगा। मैंने बेल जैसी रस्सियों को खींचा। वे सख्त थीं, लेकिन जैसे ही मैंने पूरी ताकत लगाई, वे जलती हुई राख की तरह टूट गईं। अमित ने आंखें खोली। इस बार उनमें हरी चमक नहीं थी। तुम सच में आए, उसने फुसफुसाया। मैंने उसे कंधे पर उठाया। चल, घर चलेंगे, मैंने कहा, और खुद को भी भरोसा दिलाया। ऊपर चढ़ने ही वाला था कि नीचे की जमीन हिलने लगी। दीवारों से मिट्टी झरने लगी। ऊपर से रवि और समीर ने हाथ बढ़ाया। हम दोनों को खींचकर ऊपर निकाल लिया। जैसे ही अमित चबूतरे के ऊपर आया, नकली अमित ने ऐसी चीख मारी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे धुएं में बदल रहा हो। बाकी 2 साए भी पीछे हटने लगे। बूढ़े आदमी ने जमीन पर फिर वही राख फेंकी और जोर से चिल्लाया, अब खत्म। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल सब शांत, पूरी तरह। साए गायब, हरी चमक गायब। नकली अमित भी धुएं की तरह हवा में घुल गया। बस हम थे, टूटा हुआ आश्रम और गहरी खामोशी। मैंने चारों तरफ देखा। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन हवा में वो सड़ी हुई गंध नहीं थी। अमित मेरे पास बैठा था, कमजोर लेकिन जिंदा। उन्होंने मुझे नीचे खींच लिया था। उसने धीमे से कहा, वो चाहते थे कि मैं उन्हें बाहर आने का रास्ता दूं। बूढ़ा आदमी थककर पत्थर पर बैठ गया। आज उनका बंधन टूट गया, उसने कहा। कई सालों से वो इसी जगह बंधे थे। किसी जीवित आत्मा की जरूरत थी उन्हें,
लेकिन तुम लोगों ने खेल बिगाड़ दिया। मैंने लंबी सांस ली। पहली बार लगा कि हम सच में बच गए हैं। दूर आसमान हल्का सा नीला होने लगा था। सुबह होने वाली थी। हमने अमित को सहारा देकर वापस कैंप की तरफ चलना शुरू किया। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी उतर रही थी। कैंप पहुंचते ही बाकी बच्चों ने हमें देखकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। बस का रास्ता भी साफ हो चुका था। जब हम उस जगह से निकल रहे थे, मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं जानता था उस रात जो हमने देखा वो कोई सपना नहीं था। हम बस में बैठे। अमित मेरे बगल में था, जिंदा, और मैं भी। लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या वे सच में हमेशा के लिए खत्म हो गए थे, या बस किसी और इंतजार में चले गए? उस दिन के बाद जिंदगी ऊपर से सामान्य हो गई, लेकिन अंदर से नहीं। अमित ठीक था, कम से कम बाहर से। वो स्कूल आने लगा, हंसने लगा, पढ़ाई करने लगा। उसकी आंखों में अब कोई हरी चमक नहीं थी। उसके कमरे की दीवारों के निशान भी कुछ ही दिनों में गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। रात होते ही मुझे बेचैनी होने लगती। खिड़की के बाहर पेड़ों की परछाई सामान्य होती, फिर भी दिमाग उन्हें वैसा नहीं मानता। कभी कभी लगता जैसे कोई बहुत दूर से मेरा नाम फुसफुसाता है। मैं खुद को समझाता ये सब दिमाग का खेल है। एक हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन स्कूल में एक अजीब बात हुई। हमारी क्लास में एक नया छात्र आया। उसका नाम करण था। वो हाल ही में दूसरे शहर से शिफ्ट हुआ था। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, लेकिन उसकी आंखें गहरी थीं। पहली बार जब वो मेरे बगल से गुजरा, मुझे हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई। मैंने इसे भी इत्तेफाक समझा। लंच ब्रेक में वो अचानक हमारे पास आकर बैठ गया। तुम लोग कैंपिंग पर गए थे ना? उसने बिना भूमिका के पूछा। हम तीनों चुप हो गए। हाँ, क्यों? रवि ने सावधानी से पूछा। करण ने सीधे मेरी आंखों में देखा। वो जगह ठीक नहीं थी। मेरी सांस रुक गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। कुछ जगहें अपने साथ कुछ ले आती हैं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उसने जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला, काला, गोल, और उसके बीच हल्की सी हरी रेखा। ये वहीं से मिला, उसने कहा। मैंने पत्थर को देखा। मुझे यकीन था हमने वहां से कुछ नहीं लाया था। तुम वहां थे? समीर ने पूछा। करण ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं जानता हूं वो क्या था। उसकी आवाज में अजीब सा भरोसा था। वो पूरी तरह खत्म नहीं होते, उसने धीमे से कहा। वे बस जगह बदलते हैं। मेरे दिमाग में जैसे घंटी बजी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने पूछा। वो झुककर बोला। जब बंधन टूटता है तो आत्माएं मुक्त होती हैं, लेकिन मुक्त आत्माएं खाली नहीं रहती, उन्हें ठिकाना चाहिए। मेरी धड़कन तेज हो गई। और अगर उन्हें ठिकाना ना मिले? रवि ने पूछा। करण की मुस्कान गहरी हो गई। तो वे इंतजार करती हैं। उसने पत्थर मेरी तरफ बढ़ाया। इसे रखो। अगर फिर कभी ठंड अचानक बढ़े तो समझ जाना वो पास है। मैंने पत्थर लेने से पहले एक पल सोचा, फिर उठा लिया। जैसे ही पत्थर मेरी हथेली में आया, हल्की सी ठंड पूरे हाथ में फैल गई। करण उठकर चला गया। उस दिन के बाद वो हमसे ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन उसी रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था, पत्थर टेबल पर रखा था। अचानक कमरे का तापमान हल्का सा गिरा। मैंने खुद को शांत रखा। पत्थर की हरी रेखा बहुत धीमे धीमे चमकी, फिर सामान्य हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने धीरे से कहा, मैं डर नहीं रहा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर हवा सामान्य हो गई। मैंने गहरी सांस ली। शायद सच में वे सिर्फ डर से ताकत लेते थे। अगले दिन स्कूल में करण नहीं आया, उसके बाद भी नहीं। टीचर ने बताया कि उसका परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। कोई विदाई नहीं, कोई सूचना नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने पत्थर को जेब में रखा और पहली बार समझा, शायद कुछ लोग हमें बचाने नहीं, चेतावनी देने आते हैं। और शायद कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस हमारे साथ चलने लगती हैं। करण के जाने के बाद कई दिन तक सब शांत रहा। स्कूल सामान्य, घर सामान्य, रातें भी लगभग सामान्य। मैंने पत्थर को अपनी स्टडी टेबल की दराज में रख दिया था। कभी कभी निकाल कर देखता, उसकी हरी रेखा बिल्कुल स्थिर रहती। मैंने खुद को समझा लिया था, जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस रात मौसम अचानक बदल गया। बिना बादलों के भी बिजली चमकने लगी। हवा में अजीब सी ठंड घुल गई। मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ध्यान बार बार दराज की तरफ जा रहा था।
अचानक दराज के अंदर से हल्की सी टकटक की आवाज आई, जैसे कोई छोटी चीज लकड़ी से टकरा रही हो। मेरी सांस थम गई। मैंने धीरे धीरे दराज खोली। पत्थर हल्का सा हिल रहा था और उसकी हरी रेखा बहुत धीमे धीमे चमक रही थी। मेरे शरीर में वही पुरानी ठंड उतर गई, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने पत्थर उठाया। जैसे ही वो मेरी हथेली में आया, लाइट हल्की सी झपकी और मेरे पीछे से एक जानी पहचानी फुसफुसाहट आई। तुमने सोचा था हम चले गए। मैंने आंखें बंद की। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। मैं जानता था अगर मैं डर गया तो वही होगा जो वो चाहते हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा यहां कोई हक नहीं है। हवा और ठंडी हो गई। इस बार आवाज और साफ थी। दरवाजा तुमने खोला था। मेरे दिमाग में आश्रम की तस्वीर उभरी। चबूतरा, टूटा बंधन। हां, हमने बंधन तोड़ा था, लेकिन हमने उन्हें डर से नहीं, हिम्मत से रोका था। मैंने आंखें खोली, धीरे धीरे पलटा। कमरे के कोने में हल्की सी काली परछाई थी, धुंध जैसी, स्थिर लेकिन मौजूद। मैंने पत्थर को कसकर पकड़ा। अगर तुम बंधन से मुक्त हो तो मैं भी डर से मुक्त हूं, मैंने कहा। कुछ सेकंड के लिए सब शांत रहा। फिर परछाई थोड़ी बड़ी हुई। कमरे का तापमान और गिरा। मेरी सांस धुंध बनकर दिखने लगी। एक पल के लिए सच कहूं दोस्त, मैं टूटने ही वाला था। भाग जाना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन तभी मुझे अमित का चेहरा याद आया। वो पल जब हमने उसे चबूतरे से बाहर निकाला था। वो भरोसा। मैंने जोर से कहा, ये मेरा घर है, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं। पत्थर की हरी रेखा अचानक तेज चमकी, इतनी तेज कि मेरी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। एक तीखी चीख कमरे में गूंजी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, वो कमजोर थी। जब मैंने आंखें खोलीं, परछाई सिकुड़ रही थी, जैसे धुएं की लकीर हवा में घुलती है। तुम अकेले नहीं हो, वो आखिरी फुसफुसाहट आई। और फिर कुछ नहीं। कमरा सामान्य, तापमान सामान्य, लाइट स्थिर। मेरे हाथ में पत्थर अब ठंडा नहीं था। उसकी हरी रेखा पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी, जैसे उसमें से कुछ निकल गया हो। मैं फर्श पर बैठ गया। सांस तेज चल रही थी, लेकिन दिल में पहली बार डर नहीं था, सिर्फ शांति। मैंने समझ लिया था कुछ दरवाजे हमसे गलती से खुल जाते हैं, लेकिन उन्हें बंद भी हम ही कर सकते हैं। अगले दिन मैंने वो पत्थर स्कूल के पीछे बहती छोटी नदी में फेंक दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो फिर किसी और को चुने। आज कई साल बीत गए हैं। अमित ठीक है, रवि और समीर भी। हम कभी कभी उस रात को याद करते हैं, लेकिन अब वो कहानी लगती है। मैं अब भी अंधेरे में सावधान रहता हूं, लेकिन डरता नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है, डर असली ताकत नहीं है, हिम्मत है। और सबसे बड़ी बात, मैं जिंदा हूं। और इस बार सच में सब खत्म हो चुका है। तो दोस्त, ये थी मेरी जिंदगी की वो रात जिसने मुझे सिखाया कि डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, वो हमारे अंदर भी छिपा होता है। कभी जंगल की खामोशी में, कभी किसी पुराने आश्रम के खंडहरों में, और कभी हमारे अपने कमरे के कोने में। हम बच गए, अमित भी बच गया, लेकिन उस रात ने हमें बदल दिया। कुछ दरवाजे हमने बंद कर दिए और कुछ यादें हमेशा के लिए हमारे साथ चलने लगीं। अगर तुम्हें ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो ऐसे ही और रहस्यमयी, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहो मेरी चैनल डर की दास्तान के साथ। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। अगली दास्तान तक लाइट बंद करने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लेना।